हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉल्यूशन गुरु। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अपनी प्रिपरेशन आप एनर्जी के साथ, हौसलों के साथ कर रहे होंगे। और आज का हमारा जो टाइटल है, जो टॉपिक है, वो है CRPC हुआ पढ़ना और याद करना और भी आसान। विथ थ्रू आवर स्टोरी। आज का हमारा जो वीडियो है वो चैप्टर 12 इन्वेस्टिगेशन CRPC से है। CRPC का जो चैप्टर 12 है इन्वेस्टिगेशन, उस पर बेस्ड है। और कैसे याद की जाती है सेक्शंस को, और कैसे उसको लिंक करना है, कैसे कनेक्ट करना है, वो सब हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन का जो चैप्टर है वो 154 से 176 तक है, 154 से 176 तक। तो इसमें जो पुलिस ऑफिसर्स की पावर इन्वेस्टिगेशन करने की, तो 154, 155 और 156 तीनों सेक्शंस को आप कनेक्ट कर लीजिए, लिंक कर लीजिए, ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। और आपको सीक्वेंस से सीरीज वाइज, आपको जो सीरियल वाइज याद नहीं करना है किसी भी सेक्शंस को। आपको तो जैसे 154 सेक्शन यहाँ है, और अगर इससे कोई किसी सेक्शन का लिंक है, चाहे वो लास्ट की सेक्शन क्यों ना हो, तो आप उस सेक्शन को उसके पास कनेक्ट कर लीजिए, लिंक कर लीजिए, साथ में लिख लीजिए एक कॉपी में, नोटबुक में, ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। तो अब कहानी इस तरह से है कुछ कि 154 जो है ये FIR की बात करता है, संज्ञेय मामलों में इत्तला। तो संज्ञेय मामलों में इत्तला कब होगी? जब कोई व्यक्ति इस पुलिस स्टेशन पे जाकर के उसके साथ अपराध हुआ, उसके बारे में वो पुलिस ऑफिसर को सूचना देता है। तो वहाँ पर जो ये जो FIR है, ये संपूर्ण इन्वेस्टिगेशन की चैप्टर 12 की नींव है। क्योंकि FIR लिखवाएंगे तभी तो इन्वेस्टिगेशन होगा। तो किसी व्यक्ति ने जाकर के FIR लिखवा दी संज्ञेय मामले की 154 धारा में, तो फिर इसका इन्वेस्टिगेशन कहाँ होगा? तो इसका इन्वेस्टिगेशन होगा 156 में, 156 में संज्ञेय मामलों में अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की पावर। और एक बात और बता देती हूँ कि जैसे बेयर एक्ट की लैंग्वेज टफ पड़ती है और उसको याद करना आसान नहीं होता है, तो आप अपनी लैंग्वेज में अपने को जो अच्छा लगता है कि अपन इस शब्दों को इस तरह से याद कर सकते, तो कोड वर्ड में आप उसको बना ले, कन्वर्ट कर ले, तो आपको आसान रहेगा याद करने में। आप अपनी लैंग्वेज में बना ले तो आपको याद हो जाएगी। फिर बाद में आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज में जाके पढ़ लेना, तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात इसमें लिखी है, ला में ये चीज़ लिखी है। तो फिर आता है, अब इन्वेस्टिगेशन किया गया, पता चला कि मामला ये तो संज्ञेय मामला नहीं है, असंज्ञेय मामला है। ठीक है, तो वो 155 में आ जाएगा। तो आप उसको असंज्ञेय को 155 को बीच में ही लिख लीजिए। उसके बाद 156, 57 आती है। तो भाई सब इन्वेस्टिगेशन करना है, पावर तो उसमें है 156 में, लेकिन करना कैसे है? तो उसकी प्रोसीजर बताती है 157, 158। तो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर 157 में दी गई है, और 158 में रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। तो आप तो इसको ऐसे याद कर लीजिए कि इसमें प्रोसीजर है दोनों में, तो आपको याद हो जाएगी। और सारी सेक्शंस आपको एक साथ याद करना भी नहीं है, आप इम्पोर्टेंट सेक्शंस को याद कर लीजिए और उनको लिख लीजिए एक नोटबुक में। और बाकी की जो छूट जाती है वो फिर अपने आप ही याद हो जाएगी। जब बेयर एक्ट उठा के आप देखेंगे तो वो अपने आप याद होती चली जाएगी। जो छूट गई वो सेक्शन बाद में याद हो जाएगी। आप ब्रेक कर चलिए, डिवाइड कर के चलिए, और इस तरह से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि सारा आपसे याद हो भी नहीं सकता है, ब्रेक करके चलेंगे तभी याद होगा।
और इतना बर्डन भी नहीं रहेगा ना, ब्रेक हो जाएगा। तो फिर आता है आपका 160, 161 और 162, तीनों सेक्शंस को आप एक साथ लिंक कर लीजिए। तो तीनों सेक्शन को एक साथ कनेक्ट कर लीजिए। 160 में अब जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उसमें क्या है कि जब एफआईआर लिखवाई थी उसमें गवाह के नाम लिखवाए होंगे, जो घटना स्थल पर उपस्थित जो भी गवाह थे, मौजूद गवाहों को बुलाया जाएगा पुलिस थाने पर कि भाई तुमने क्या क्या उनको वहाँ पर 160 में तो बुलाया जाएगा, हाजिर होने की, साक्षियों की हाजिर होने की, पुलिस हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की पावर 160 में। 161 में वो स्टेटमेंट देगा गवाह, जो गवाह को बुलाया है तो पुलिस ऑफिसर उसकी परीक्षा लेगा, तो स्टेटमेंट जो लेगा गवाह से कि भाई तुमने क्या क्या देखा था वहाँ पर, क्या क्या हुआ था। फिर 162 में जो वो 161 में जो स्टेटमेंट दिया है उसका पर साइन नहीं करवाए जाएंगे, ये 162 में कहा है, तो नॉट टू बी साइन। फिर 163 164 आता है, तो 163 में तो कोई उत्प्रेरणा नहीं दी जाएगी और 164 में संस्वीकृति और कथनों को अभी लिखित करना। तो जो संस्वीकृति है वो कैसी होनी चाहिए, बिना उत्प्रेरणा, धमकी और वचन से कराई गई होनी चाहिए। एविडेंस एक्ट की सेक्शन 24 में दिया गया है इसके बारे में। तो संस्वीकृति ऐसी होगी जो बिना ऐसे प्रतिकूल प्रभाव के होगी, तभी वो ग्राह्य होगी, एडमिसिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी, और मजिस्ट्रेट के सामने ही की जाती है। तो इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दोनों को पावर है इसमें संस्वीकृति लिखने की, लेकिन इनको अगर चाहे अधिकारिता नहीं भी होगी ना तब भी ये रिकॉर्ड तो कर ही सकते हैं। तो 164 में दिया गया है और 163 में कोई उत्प्रेरणा नहीं दी जाएगी, मतलब उसको गवाह को डराया धमकाया नहीं जाएगा, और मतलब उसको एक्यूज्ड को। और 164A में कहा है रेप विक्टिम की शारीरिक परीक्षा, इसको आप अलग से याद कर लीजिए, रेप विक्टिम की शारीरिक परीक्षा जो है। 166A 166B, 166A को आप ऐसे याद कर लीजिए आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो भारत के बाहर के किसी देश में इन्वेस्टिगेशन करना हो तो वहाँ का जो सक्षम प्राधिकारी है, वहाँ का जो अथॉरिटी है उसको मतलब अनुरोध पत्र, रिक्वेस्ट लेटर दिया जाएगा। और 166B को इस तरह से याद कर लीजिए, बी से हो गया भारत, तो भारत के भीतर इन्वेस्टिगेशन करना है, भारत के भीतर अगर इन्वेस्टिगेशन करना है ना तो भारत का जो सक्षम प्राधिकारी है, जो न्यायालय, वहाँ हमारी कोर्ट, हमारे यहाँ की जो सरकार है उनको रिक्वेस्ट लेटर देना होगा। भारत के बाहर का विदेशी जो है इन्वेस्टिगेशन करने चाहते हैं तो वो हमारे देश में रिक्वेस्ट लेटर देंगे। फिर आता है 167 167 में एक तो ये जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना किया जा सके तब प्रक्रिया बताता है 164। तो 164 ए बताता है 164 167(2) का 167(2) का ए बताता है 7 दिन का PR में भेजेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जब 24 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तब एक्यूज्ड को 7 दिन की PR में भेजेगा। और 167(2) में ही दिया है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 15 डेज की पुलिस कस्टडी में भेजेगा एक्यूज्ड को। और इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर होती है, सेकंड क्लास को नहीं होती है। आप उसमें इसका बेयर एक्ट में इसको पढ़िएगा, उसमें डिटेल में सब दिया हुआ है। तो 167 और 170, तो 169 और 70 दोनों को एक साथ कनेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर तो जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्तों का छोड़ा जाना 169, और 170 के तहत जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया और अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला बनता नहीं पाया गया है, कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिला है जिससे उसके खिलाफ मामला बनता हो, तब 169 में उसको उन्मोचित कर देंगे, छोड़ देंगे। और 170 में जब एविडेंस इन्वेस्टिगेशन किया, अगर पर्याप्त एविडेंस मिल गए हैं और उसके खिलाफ मामला बनता पाया गया है तो उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा।
फिर आती है 171, परिवादी और साक्ष्यों का पुलिस के समक्ष जाने की अपेक्षा न करना और उनको अवरोध न करना। तो इसमें वही है जो जिसने FIR लिखवाई है और जो साक्षी है उनको कंपेल नहीं किया जाएगा पुलिस के साथ जाने के लिए, और उनका अवरोध भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ अपराध हुआ है, वो तो खुद पीड़ित है, उनको और कुछ पीड़ा थोड़ी ना पहुंचाई जाएगी। एक्यूज्ड को ही ले जाया जाता है और एक्यूज्ड को ही वो किया जाता है कंपेल किसी भी एविडेंस वगैरह के लिए, पूछताछ करने के लिए परिवादी और साक्षी गवाहों को नहीं किया जाता है। फिर 172 और 173 आती है। 172 173 दोनों को कनेक्ट कर लीजिए साथ में। तो 172 में तो केस डायरी, पुलिस डायरी, अन्वेषण में कार्यवाही की डायरी इसको कहते हैं। और 173 में पुलिस रिपोर्ट, अन्वेषण समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। मतलब जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब कोई भी एविडेंस उनको मिलता है, कोई भी उनको फैक्ट मिलता है, ऑफेंस से रिलेटेड जो भी फैक्ट उनको मिलता है, कोई भी जानकारी उनको मिलती है, कोई भी वस्तुएं कलेक्ट करते हैं, तो उस सब की जानकारी, जो भी बात उनको पता चल की जानकारी जो भी मिलती है उस ऑफेंस से रिलेटेड, तो वो सारी उस केस डायरी में लिख लेते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है तब उसकी रिपोर्ट जो तैयार हो जाती है उसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। 174 176 174 और 176 तो आत्महत्या की, मृत्यु की। 174 कहता है आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना, और इसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करता है 174(4) में। इसमें 174 में तो आत्महत्या की रिपोर्ट देता है पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को, और वहाँ पर मतलब जैसे कोई ऑफेंस हो गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, तो पुलिस को पता चलता है, पुलिस को जानकारी में आता है कि भाई किसी ने आत्महत्या कर ली, तो फिर वो वहाँ पर जांच करेगा और उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देगा। फिर मजिस्ट्रेट वहाँ पर मृत्यु समीक्षा करता है कि भाई इस व्यक्ति की कैसे मृत्यु हुई, किसने आत्महत्या करी है या इसका मर्डर हुआ है, जो भी चीज़ें वो वहाँ पर जाके उसकी वो करेगा, समीक्षा करेगा। अब 176 जो 176, इसमें मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा यहाँ पर जांच की जाती है 176 में, 176 में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेक्शन 172 एंड 173 दोनों सेक्शन को एक साथ लिख लीजिए। 172 और 173 इनको कनेक्ट कर लीजिए ताकि याद करने में आपको आसानी रहेगी। पुलिस डायरी और पुलिस रिपोर्ट, तो पुलिस डायरी को, जिसको हम केस डायरी भी कहते हैं, 172 में है और पुलिस रिपोर्ट 173 में है। तो अब इन्वेस्टिगेशन जो भी किया जाता है उसके दौरान जितनी भी चीज़ें, जो भी सामग्री, जो भी एविडेंस उनको मिलता है, जो फैक्ट उनको पता चलता है अपराध से संबंधित, वो सारी चीज़ें वो उस डायरी के अंदर नोट करते चलते हैं, और इसको हम पुलिस डायरी कहते हैं। और 173 में जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तब उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, अन्वेषण समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट जो होती है उसे ही पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, और वो मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाती है। अब जो ये होती है क्या बोलते हैं,